बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल इश्क दी बाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 26वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 26वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। राहिल से मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। वो हमारे डिपार्टमेंट में नया माइग्रेट होकर आया था। सुलझी तबीयत का बहुत ज़हीन लड़का था। जल्दी उसने असातिज़ा की नज़रों में इज्जत बना ली थी। बाकी तमाम लड़कों की तरह मैं उससे भी लिए दिए रहती थी, लेकिन उसने जैसे मेरा पीछा ले लिया था। उसने कभी कोई ओछी हरकत नहीं की थी। हर बार इजहार करता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं उसे झिड़क कर नज़रअंदाज करती रही। वो पीछे नहीं हटा, हर बार पूरी शिद्दत से इजहार करता, और पता नहीं कब मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। हवेली के असूलों को जानते बूझते इस जुर्म का इर्तिकाब कर बैठी। दाहजान ने मेरे रिश्ते की बात की तो रहील को सच बताकर पीछे हट जाने का कहा, मगर उसकी जिद थी कि वो एक बार अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए हवेली भेजेगा। मैं उसे इस जिद से बाज रहने का कह रही थी। मुझे नहीं पता ड्राइवर की कब नज़र पड़ी और वो कब से दाहजान को रिपोर्ट कर रहा था। वो गैर मामूली नकलो हमल को नोटिस करके मुझे आगाह कर चुका था। मैंने सख्ती से कहा कि वो दूर रहे, लेकिन वो बाजिद था। आज रहील को यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही रास्ते से अगवा कर लिया गया। उसकी गैर हाजिरी पे मुझे शक हुआ और हवेली आकर शक यकीन में बदल गया कि दाजान सारी हकीकत जान गए। मेरी आंखों के सामने वो लोग रहील को मार रहे थे और मुझ में तुम जितनी हिम्मत भी नहीं थी कि इस ज्यादती पे 2 लफ्ज़ भी बोल सकूं। मेरी आंखों के सामने उसके जिस्म में गोलियां उतार दी गई और मैं कुछ ना कर सकी। एक बेगुनाह मुझसे मोहब्बत के जुर्म में जान की बाजी हार बैठा। इशाल जैसे ढह सी गई थी। कहानी कुछ कुछ उसकी समझ में आ गई थी। निदा का रिश्ता तय होना, उसके चेहरे का रंग बदलना इशाल को उसी वक्त महसूस हुआ था। उसका उदास परेशान फिरना और इस्तफसार पे मुस्कुरा के मुतमईन करना भी नज़र में था। वो ज़रा संभली तो दौड़कर बालकनी तक गई। नीम का पेड़ सामने था, लेकिन उस पेड़ से अब कोई बंधा हुआ नहीं था। हाँ, कच्ची ज़मीन से खून के निशान साफ करते मुलाजिम और सम्हान की गाड़ी को गेट से निकलते उसने नफरत से देखा था। वो लाश ठिकाने लगाने की मुहिम पे निकल चुका था और हवेली के गुलाम इस कत्ल के निशानात मिटाने में लगे हुए थे। हवेली के बाकी मकीन अपने मामूलात में पहले की तरह यूं मगन थे जैसे उनके कानों ने ना कोई फरियाद चीख सुनी, ना गोलियों की तड़तड़ाहट। सम्हान अफंदी का पुरसकून ख्वाबदीदा कमरा उसे जलती भट्टी लगने लगा था। वो पहली फुर्सत में निदा के पास आई, जो अपने कमरे में नीम मुर्दा की हालत में साकित पड़ी हुई थी। इशाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे और किन लफ्ज़ों में उसे दिलासा दे। जो कारपेट पर सुकड़ी सिमटी पड़ी खामोश आंसू बहा रही थी, उसकी अपनी आंखें पानी से भरने लगी थी। निदा ने सिसकियों के बीच हाले दिल कह डाला था। इशाल का दिल जैसे बंद होने लगा था। इतना बड़ा जुल्म, मोहब्बत करने की इतनी कड़ी सज़ा। रहील का कसूर ही क्या था? सिर्फ मोहब्बत। चुप कर जाइए निदा आपी, मारे कर्ब के वो बस यही कह सकी। निदा के आंसू एक बार फिर खामोशी से कलीन में जज्ब हो रहे थे। इशाल, दाहजान तुम्हें याद कर रहे हैं। सारी हवेली में उसे ढूंढता। सम्हान अफंदी को जैसे यकीन था कि वो निदा के पास ही मिलेगी, और वहीं हुआ। हल्की सी दस्तक देकर वो दरवाजे पे मौजूद था। पहले दस्तक और उसकी आवाज़ पर इशाल जहांगीर ने शुररबार नज़रों से उसे देखा था, जैसे उन सब का जिम्मेदार वही हो। जाने क्यों इशाल जहांगीर को वो कुछ परेशान सा लगा, वरना बड़ी से बड़ी बात पर भी उसके चेहरे पर तासुर कम ही देखने को मिलता था। एक खामोश नज़र निदा पे डालकर सम्हान अफंदी ने उसे देखा था कि उसके पैगाम के बाद उसके क्या तासुरात हैं। वो यूं उठी जैसे खुद ही इस बुलावे की मुंतज़िर हो। तुमने जिस मुहाफिज को पत्थर मारा उसने दाजान से शिकायत कर दिया। मैंने बात संभाल लिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम भी दाजान से यही कहना, उनके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से परहेज़ करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सम्हान अफंदी उससे कदर फासले रखा चल रहा था, साथ ही साथ उसे समझाता जा रहा था। बुलावे का मकसद भी गोश गुजार कर रहा था। लाश ठिकाने लगा दी जलाद, चुपते लहजे में घूरती नज़रों से इस्तफसार कर रही थी। वो जैसे उसकी हदायत अनसुनी कर गई थी। मेरी जिम्मेदारी थी। वो एक सानिया को चुप हुआ था और फिर हौले से एतराफ़ कर गया। नफ़रत है मुझे तुमसे। गुलाबी आंखें उस पर गाड़ दी। बेहतर। वो सादतमंदी का मुजाहरा करता हमकदम था। चौधरी हशमत के कमरे का दरवाज़ा आ चुका था। मुझसे नफ़रत अपनी जगह, लेकिन जो समझाया है वही कहना। लॉक खोलने से पहले लॉक पे हाथ रखकर कमरा इम्तिहान में दाखिल होने से पहले वो एक बार फिर याद दहानी करवा रहा था। अंदर दाखिल होते चौधरी हशमत तो उसे अपने मखसूस कुर्सी पे बड़ा जमान नजर आए थे। कमरे में इस वक्त वो अकेले थे या उनके हुक्के की गड़गड़ाहट उन दोनों की आमद पे उन्होंने नज़र उठाई थी। चौधरी हशमत के इशारे पर सम्मान अफंदी उनके साथ वाली कुर्सी पे बड़ा जमान हो चुका था और वो कमरों के बीचों बीच मुजरिम की तरह खड़ी थी। तुम्हें खबर नहीं कि हवेली के मामलात में बोलने का इख्तियार मर्दों के पास नहीं, और तुम तो लड़की हो, फिर भी इतनी जुर्रत? चौधरी हशमत खुश्क लहजे में कहते सख्त नज़रों से देख रहे थे। सम्हान अफंदी खामोशी से आंखों के सामने सारी कार्रवाई होते देख रहा था। ना सिर्फ तुम बीच में आई, बल्कि तुमने हमारे मुहाफिज को पत्थर भी मारा। अंदाज से बरहमी झलक रही थी। अफसोस कि उस वक्त मेरे हाथ में पिस्टल नहीं थी, वरना तमाम जलादों को शूट कर देती।
उसके चुप रहने पे समहान अफंदी शुक्र का सांस लेने लगा था कि शायद उसे बात समझ आ गई है, लेकिन उसके तंज लहजे ने लब कुचलने पे मजबूर कर दिया। मतलब जानती हो अपनी बातों का? चौधरी अशमत जैसे चौंक कर पूरी आंखें खोल गए। बहुत अच्छी तरह। वो नडर नजर आ रही थी। यानी तुम हवेली से बगावत करना चाह रही हो? चौधरी अशमत चिराग पाओगे। अगर जुल्म के खिलाफ बोलना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ। निदा आपी और रहील का कसूर ही क्या था? सिर्फ मोहब्बत। लड़के के नाम पे आपके लाए हुए अंकल के रिश्ते से लाख दर्जे बेहतर वो रहील था जिसे आप लोगों ने सफाकी से मौत के घाट उतार दिया। समहान अफंदी ने मारे खौफ के एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली थी। उसकी बेखौफी पे चौधरी हशमत ने घूरने का अमल जारी रखा था। ताकत के जाम में इतना जुल्म मत करें दाजान, मत ले मासूम दिलों की आहाय। मर के आपने और हम सब ने अल्लाह को ही जवाब देना है, किसी दूसरे तीसरे बंदे को नहीं। जहांगीर ठीक ही कहता रहा कि तुम अपना रंग ज़रूर दिखाओगी, मगर हमने ही बिन माँ की बच्ची कहकर तुम्हारी हर गुस्ताखी को दरगुजर किया। मगर अब हम ये फैसला करने पे मजबूर हो गए हैं कि तुम जैसी गुस्ताख लड़की के लिए हवेली में कोई जगह नहीं है। उसके लेक्चर को बारीकी से जांच के उन्होंने बोलना शुरू किया तो लहजा हद से ज़्यादा सर्द था। दोनों ही चौंक गए थे। तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला करना है इससे हम जल्द ही आगाह करते हैं तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। नागवारी सी नागवारी थी। समहान, इस गुस्ताख लड़की को ले जाओ यहाँ से और जाते जाते अपनी दीजान को पैगाम दो कि हमें ज़रूरी बात करनी है। जल्दी तशरीफ़ लाइए। वो पथराई हुई खड़ी थी। उसे बदस्तूर मौजूद देखकर उन्होंने खामोश बैठे समहान अफंदी को हुक्म दिया तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर उस तक आते दरवाजे की सिमत इशारा कर गया तो वो उसके कहने से पहले एक कदम बढ़ा गई। कह दिया जो कहना चाहती थी। मिल गया सुकून। बाहर निकलते वो डपटने लगा। भुगतना अब जो सज़ा मिले। वो झुंझला रहा था। भुगत लूँगी, तुमसे मदद मांगने नहीं आऊँगी। ज़िंदगी की लालच तुम्हें होगी, मुझे मौत का खौफ नहीं। एक ही चीज़ खौफ की वजह थी, अब वो खौफ भी नहीं रहा तो हार जीत ज़िंदगी मौत कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इतनी आसानी से हवेली वालों के जुल्म की भेंट नहीं चढ़ूंगी कि इस हवेली के जलाद मुझ पर गोलियाँ चलाएं और हवेली का गुलाम मेरी लाश ठिकाने लगा दे। इतनी आसानी तो मैं देने वाली नहीं। मरने से पहले इस हवेली की दीवारें तक हिला के मरूंगी ताकि इस हवेली की बुनियाद जब जब उठे उन्हें याद आए कि उन्होंने किसी इशाल को जन्म देने की गलती की थी। उससे कहीं ज़्यादा कड़वे लहजे में साबका बेखौफी से वो बोलती चली गई थी। अपनी बात पूरी करके रुकी नहीं थी, बल्कि तेज़ी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। एक ही चीज़ खौफ की वजह थी, अब वो खौफ भी नहीं रहा। तो हार जीत ज़िंदगी मौत कोई मायने नहीं रखती। उसका कहा जुमला बाज गश्त बन के उसे साकित कर गया था। जहाँ उसका दबंग ऐलान जंग उसे पसमर्दा करने को काफ़ी था, उन्हें वहीं चौधरी हशमत की तरफ से फ़िक्रमंदी थी। जाने वो क्या फ़ैसला करने लगे थे। उस घड़ी अपनी टेंशन तो कहीं भूल ही गया था वो। ससुराली भतीजे की बातों में आकर आप सही बेटी से नाराज़ हैं। माफ़ कर देना मम्मा। देखिए अब तो मैंने कान भी पकड़ लिए। दिया को ज़बरदस्ती बिठाए वो माफ़ी तलाफ़ी का सेशन शुरू कर चुकी थी। ओवरकोट हाथ में डाले दिया बिना बोली। दिया कहीं बार उठने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो उनके कदमों तले दोनों घुटने थामे कुछ ऐसे बैठी थी कि उनकी कोशिश नाकाम हो रही थी। बोलने के साथ उसने कान पकड़ के मीसनी सी शक्ल बनाई तो दिया बेसाख्ता घूर के रह गई। शाह ना सिर्फ ससुराली भतीजा है बल्कि भांजे का रिश्ता भी निकलता है मेरा उससे, और इससे बढ़ के अब वो मेरा दामाद और तुम्हारा शौहर है। शायद इतनी बड़ी हकीकत तुम भूल रही हो। ड्राउनी कहानी भी भूलने की होती है भला। वो सर झटक के रह गए। अच्छा माफ़ कर देना, आप सबको बहुत मिस कर रही थी इसीलिए ये सब हो गया। लेकिन प्रॉमिस अब से कोई प्लानिंग नहीं होगी। मेरी जन्नत मुझसे रूठ गई है, मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। लजाजत से कहते शनाया चौधरी हाथ जोड़ गई तो दिया का दिल भी पिघलने लगा। माहम भी गाल पे हाथ टिकाए सारे मंजर से महजूज हो रही थी। इस बार माफ़ कर रही हूँ, लेकिन फिर से तुमने मेरी तरबियत को शर्मिंदा किया तो माफ़ी की तवक्को मत रखना। सो स्वीट मॉम। वो झट दिया के कदमों से उठ के गले का हार इस गर्मजोशी से बन गई कि दिया ने हाथ बेड पर रखकर खुद को ना संभाला होता तो चट हो जाती। जो कहा है इसे याद भी रखना। खुद से लिपटाते दिया ने याद दिलाया। आप फिक्र ही ना करें, यकीन दिलाया गया। शुक्र है आप दोनों की सुलह तो हुई। कबूतर वाली फीलिंग से कम अज़ कम मुझे निजात मिलेगी। हमने इतने दिलसोज लहजे में कहा कि उनके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। आप मान ही गई हैं कि लगे हाथों इंगेजमेंट में जाने की इजाज़त ही दे दे। राह हमवार दे के उसने फील्डिंग शुरू कर दी। किसकी इंगेजमेंट? इस्तजाबिया नज़रें थी। नाइमा के भाई की। एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी। कितने इसरार से आप सबको इनवाइट करने घर आकर कार्ड तक दे गई थी। हवेली से भाग कर आने की एक बड़ी वजह तो ये भी थी कि कैसे पार्टी एंजॉय करती। हाँ याद आ गया। याद दिलाओ। मुहम पे दिया को याद आ गया तो उसकी तफसील पे उनकी घुरी बेसाख्ता थी। ये चमड़े की ज़बान ना मरवाएगी एक दिन मुझे। लब दांतों तले दबा के अपनी बेख्तियारी पे वो झट कान पकड़ के खुद को लानत मलामत करने लगी।
तुम्हारे पापा तकरीबात में जाना पसंद नहीं करते और मेरी ड्यूटी है आज। किसके साथ जाओगी? माहम है ना, मैं और माहम चले जाएंगे। वो हल ले आई। 2 लड़कियां अकेली जाए मुनासिब नहीं लगता। फिर शाह भी आजकल यहाँ है। उसने बाबा जान तक खबर भी पहुंचा दी कि तुम दोनों अकेली पार्टी में जाती हो तो समझो मेरी और वक्त की शामत आ जाएगी। दिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो सड़ियल अंदरूने सिंध दोस्तों में गए हुए हैं। वापसी कल तक ही मुमकिन होगी और तब तक हम तकरीब अटेंड करके आ भी जाएंगे और उन्हें कानो कान खबर नहीं होगी। शनाया चौधरी अपना केस बाखूबी लड़ रही थी। मुझे मुनासिब हल नहीं लग रहा। दिया इनकारी थी। फिर जाना कैंसिल? मुँह लटक गया। देखती हूँ, अगर वक्त पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं तुम लोगों को तो चली जाओ। और जो पापा ने इनकार कर दिया? परेशानी से। जाना कैंसिल? दिया आराम से जवाब दे के उठ खड़ी हुई थी। जाने ये मुल्कुल मौत क्यों जान को चिमट गया। जाके हवेली में फसलें कटवाए, यहाँ खबरी बना बैठा है। उसकी लंतरानियाँ जारी थी जिन्हें सुनकर मुस्कुराने पे अकेली माहम ही मुकर्रर थी। इंतज़ार करना जैसे मावरा के नसीब में लिख दिया गया था। हॉस्पिटल की बंद पे बैठी ना चाहते हुए भी वो माँ की खातिर इस दवा की बू फैली फ़िज़ा में बैठने पे मजबूर थी। फ़िक्रमंदी के साथ दुआ गो भी थी कि जिस डॉक्टर के पास उम्मीद लेकर आई है वो नामुराद ना करें। मुनज़्ज़ा को हॉस्पिटल चलने के लिए उसने बहुत इसरार किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी सख्ती से हदायत की थी कि वो भी हॉस्पिटल का ख्याल दिल से निकाल कर शादी की तैयारी करे। माँ की बात को हरफ आखिर मानने वाली उनके हुक्म की बजा आवरी ना कर सकी थी, क्योंकि मसला मुनज़्ज़ा की ज़िंदगी का था। मुनज़्ज़ा तो नहीं मानी थी। सुबह अकेली ही चली आई थी और अब इंतज़ार जहाँ गुस्सा लग रहा था। उसके नाम की पुकार पड़ी तो वो तेज़ी से डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ी। सामने बैठा शख्स फ़ोन पे मसरूफ़ था। बातों से ज़ाहिर था कि कोई पेशेंट ऑनलाइन था। 50-55 के लगभग डॉक्टर वक्त अपनी पर्सनैलिटी से मुतासिर करने में कामयाब हो गए थे। उनकी नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। सारी तवज्जो फ़ोन की तरफ मबजूल थी। वो शशोपंज में मुब्तला खड़ी थी कि इन्हें कॉपी इनका पिए जो थोड़े फासले पे अपनी कुर्सी पे बड़ा जवान था। उसने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। धीरे से शुक्रिया कहकर वो बैठ गई थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, चॉकलेटी ब्राउन आंखें जिन पे ग्लासेस का पहरा था जाहिर कर रहे थे कि जवानी में वजाहत का क्या आलम होगा। वो दर्दीदा नज़रों से उन्हें देखती सोचे बिना न रह सकी थी। जी बेटा बताइए, क्या मसला है आपका? वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने की नीयत से चेहरा मोड़ गई थी। फ़ोन से फारिग होते चौधरी वक्त ने मुखातिब किया तो उसका चेहरा मकानकी अंदाज में उनकी तरफ घूमा। सर, ये मेरी वालदा की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। उन्हें ब्लड कैंसर आपके हॉस्पिटल में ही तशख़ीस हुआ है। आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, इसलिए बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ कि शायद आपके तजुर्बे के तुफ़ैल मेरी माँ को नई ज़िंदगी मिल जाए, जिन्हें मौत से पहले मौत की खबर मिल गई है। वो एक सांस में अपने आने की वजह गोश गुजार कर चुकी थी। उसके पलटने पर चौधरी वक्त किसी कदर सोच में पड़ गए थे। उन्हें यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी वो जब तक बोलती रही उनकी नज़रें उसके चेहरे से ना हटी, लेकिन उसकी बातों और अंदाज में इतना डर था कि वो चेहरे से ज़्यादा उसकी बातों की तरफ मतवज्जे हो गए थे। उसके लहजे की हसरत और उनकी ज़ात से बंधी आस ने उन्हें रिपोर्ट की तरफ हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था, जो वो उनकी तरफ बढ़ा चुकी थी। आप ही हैं जो बार बार कॉल करके मेरी आमद के मुतालिक पूछ रही थी? ग्लासेस आंखों पर ठीक करते वो इस्तफसार कर रहे थे। पिए की इन्फो याद रह गई थी, तभी वो इस्तफसार कर गए। वो जिस बेताबी से सारा किस्सा सुना गई थी, उन्हें यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। जी सर, वो हौले से एतराफ़ कर गई थी। चौधरी वक्त कहीं सानिए रिपोर्ट्स पर नज़रें जमाए सफ़ात उलट पुलट करते रहे और वो बेकरार दिल के साथ उसके गमगीन चेहरे से कोई उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश में उन्हें तकती रही। किसी के चेहरे से अपने लिए उम्मीद और नाउम्मीदी इकट्ठा करना कितना मुश्किल अमर था। उस घड़ी उसका बाखूबी एहसास हो रहा था। आपकी वालदा साथ नहीं आई? ग्लासेस उतार के मेज़ पर रखते वो सवाल दाग गए थे। नज़रें अब भी कागज़ के उन बेजान सफ़ों पर थीं जिन पर लिखे तफसीलात से मुनज़्ज़ा की ज़िंदगी के दिन दर्ज थे। बहुत कोशिश की कि किसी तरह मनाकर उन्हें ला सकूं, लेकिन मौत के इंतज़ार में वो ज़िंदगी से इस हद तक बददिल हो चुकी हैं कि उन्हें कायल करने में नाकाम रही। इस आज से आपके पास आई हूँ कि आपने उम्मीद की कोई किरण थमाई तो अगली बार किसी न किसी तरह उन्हें राज़ी करके ले आऊँगी। पेशेंट की गैर मौजूदगी पे इससे पहले कि वो कोई सख्त बात कहते, उसने दिलसोज लहजे में सारी कथा सुना दी, जिसे सुन के एक पल को चौधरी वक्त भी चुप से हो गए। इस किस्म की सूरत हाल में पेशेंट ऐसा ही रिएक्ट करता है। तभी हम पेशेंट को इस तरह की खबर देने से गुरेज करते हैं कि मौत से पहले मौत की खबर ही इंसान को ले डूबती है। पुरसोच अंदाज से कहकर चौधरी वक्त ने अब की रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी थी। सर, कोई उम्मीद अफजा खबर? मावरा याहिया बड़ी आस से उनकी तरफ देख रही थी। इतनी सी उम्र में उस लड़की के उठने बैठने बोलने के अंदाज ने उसकी तरबियत जाहिर कर दी थी। वह हद मुतासिर नज़र आ रहे थे। सॉरी बेटा, इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई भी उम्मीद अफजा खबर सुनाने से कासिर हूँ। रिपोर्ट हमारे हॉस्पिटल और मुस्तनिद डॉक्टर की है, जिसमें गलती की गुंजाइश होगी
ऐसा समझ के दिल को झूठी तसल्ली देना बेकार अमल होगा, चौधरी बख्त कहते जा रहे थे और उसके चेहरे पे मर्दनी सी छाने लगी थी। सारी आस उम्मीद एक एक करके रुखसत होने लगी थी। मनज़्ज़ा तो पहले ही मौत को कबूल कर चुकी थी, एक वही बाजी थी और अब जैसे कुछ कहने सुनने की सकत भी नहीं रही थी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आपकी वालदा के कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, शायद बेहतरी की कुछ उम्मीद हो जाए। फ़िलहाल आपकी वालदा जो दवाएँ ले रही हैं उन्हें चेंज करवा रहा हूँ, अब से उन्हें ये दवाएँ दें और कल ही उन्हें साथ लेकर आइए ताकि टेस्ट हो सके। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चौधरी बख्त पैड घसीट कर उसमें दवाइयों के नाम दर्ज करते हदायत भी जारी कर रहे थे। बेहतर सर, नुस्खा हाथ में लेकर वो उठ खड़ी हुई थी। नाउम्मीद नहीं होते, माना मौत की आगाही से बुरी कोई आगाही नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि खुदा न ख्वास्ता आपकी वालदा का मर्ज रहती ज़िंदगी में तशखीस ही ना हो पाता। बाद मर के अफसोस दामनगी रहता कि ज़िंदगी में खबर हो जाती तो इलाज करवा लेते। शुक्र अदा करें कि आपको कोशिश करने का मौका दिया। बहुत शौक़ों तो मौका भी मुयस्सर नहीं हो पाता। उसकी जर्द रंजी चौधरी बख्त को दिलासा देने पे मजबूर कर गई थी और उनके हौसला अफजा बातों का ही असर था जो उसके चेहरे के रंगों में फिर से उम्मीद के रंग झलकने लगे। बहुत शुक्रिया सर। फाइल समेटकर वो खारजी रास्ते की तरफ बढ़ गई थी। कितने दुख का मकाम है सर कि एक बेटी अपनी माँ की ज़िंदगी की आस लिए फिर रही है। पिए ने भी उनकी तमाम गुफ्तगू बगौर सुनी थी। जाने जवान बेटी की वापसी के शिकस्ता कदम से दुख के मकाम का तयीन ज़्यादा आसान है या उसकी राह तकती उन बूढ़ी आंखों के लिए जो बेटी की नाउमीदी पे दुगनी अजियत से गुजरेगी। जाने दुख का मकाम किसके लिए ज़्यादा है। चौधरी बख्त यासियत से गोया हुए थे। वो कच्ची उम्र के प्यार भी है, तीर भी, तलवार भी, ताज़ा है दिल पे वार भी और खूब यादगार भी। मोटी मेरी पार्टनर नहीं बन रही ना? ठीक है, याद रखना अपनी इस गद्दारी को। एक दिन आएगा जब तुम मेरी पार्टनर बनने को रोओगी, मैं तुम्हें घास डाले बिना किसी और को अपनी पार्टनर बना लूँगा और तुम देखकर जलती सड़ती रहना। कैरम बोर्ड सजा हुआ था, गोटियाँ सेट की जा रही थी, सारी बच्चा पार्टी उसके इर्द गिर्द थी। कुछ सोलो गेम हुए थे तो कुछ पार्टनर्स के साथ। कैरम बोर्ड के गेम समहान को हराना च्यूंटी के को कपड़े पहनाने जितना मुश्किल काम था। विशाल भी अच्छी प्लेयर थी, लेकिन उसके स्ट्राइकर हाथ में आ जाने के बाद अगले को एक नींद ले लेना बेहतर लगता था। वो बारी पे बारी लिए अपनी गोटियां एक के बाद एक पॉकेट में डालता चला जाता था। सबको हरा के अब दोनों मुकाबिल थे और हस्बे रवायत वो हार चुकी थी। जबकि गेम शुरू होने से पहले उसकी कितनी मिन्नत की थी कि प्लीज़ मुझे जीतने दो, तुमको हरा के जीत का मज़ा लेना चाहती हूँ। लेकिन वो था कि स्ट्राइकर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। क्या करूँ, आउट होऊंगा तो तुम्हें स्ट्राइक कर दूंगा ना? बड़ा शहाना जवाब था। वो कलसती रह गई, लेकिन उसकी बारी आने से पहले सारी गोटियां उसके पॉकेट में जा चुकी थी। वो बकती झकती रह गई। इसलिए जब अगला मैच पार्टनर के साथ होने का ऐलान निदा ने किया तो समान अफंदी उसकी मिन्नत करने लगा कि वो उसकी पार्टनर बन जाए ताकि जीत यकीनी हो। लेकिन ताज़ा हार का दुख इतना गहरा था कि उसने पार्टनर बनने से साफ इनकार कर दिया था और यही इनकार समान अफंदी की अना का मसला बन गया था। अच्छा, किसे बनाओगे अपनी पार्टनर? बाखबर थी उसके मुकाबिल वही टक्कर दे सकती थी। बाकी सबको खास महारत नहीं थी। चिढ़ाता हुआ सवाल हुआ था। मोटी मोटी आंखों में इस्तज़ा का रंग गहरा हो गया था, जैसे इन आंखों को यकीन हो कि इसके अलावा कोई पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं होगा। और समान अफंदी को उसकी हंसी उड़ाती नज़रें गुस्सा दिलाने के साथ जवाब देने पर भी मजबूर कर गई। नरमीन को बना लूँगा। क्यों नरमीन? बनोगी ना मेरी पार्टनर? उसने झट नरमीन का नाम लेकर इस्तफसार भी कर लिया। श्योर, वाई नॉट। हवेली में 2 दिन छुट्टियां गुजारने के ख्याल से जहांगीर और साहिबा के साथ आई नरमीन पोनी इलाका शदोमत से हामी भर गई थी। अब बोलो। दाद तलब नज़रों से उसे देख रहा था। नरमीन से बुग़्ज़ से आगाह था, लेकिन जाने कैसे बेध्यानी में उसी का नाम निकल गया और वो साथ देने की हामी भी भर गई। बनाओ पार्टनर, मैं भी देखती हूँ अब कोई कैसे खेलता है। नरमीन को मुकाबिल खड़ा करने पर उस बला का गुस्सा आया था कि कहने के साथ गोटियां मुट्ठी में भर के कुछ दूर मौजूद कुएं की तरफ उछाल दी। चंद एक नीचे बिखर गई थी, बाकी कुएं के अंदर चली गई थी। वो अरे अरे करता रह गया था। खेलो अब आराम से। छोटा सा दुपट्टा झटक कर वो तमतमाती हुई चली गई थी। समान, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ ना? नरमीन को इसी बात की फिक्र थी, तभी सर पकड़े समान के जज्बात को समझे बिना सवाल कर गई। जब गेम ही नहीं हो सकता तो कैसी पार्टनर? उसके बेवकूफ़ाना सवाल पे मुंह बिगड़ गया था। कितनी बैड हरकत है इस विशाल की। तुम फिक्र ना करो, पापा से कहकर अमेरिका से कैरम बोर्ड मंगवा दूंगी तुम्हें। मंगवा लो, अकेली खेलती रहना। वो मुंह बना के उसकी तलाश में पीछे गया था। खबर थी सीढ़ियों पे बैठी रो रही होगी और 1000 माफ़ी मांगने के बाद 1000 सलवातें सुनाकर माफ़ करेगी। माफ़ी मांगे बिना कोई चारा भी नहीं था कि जब तक नाराज़ रहती वो बेसुकून रहता। नाराज़ तो वो अब भी थी और वो बेसुकून, लेकिन चाह कर भी ना मना सकता था, ना अपनी बेसुकूनी को सुकून में बदलने पे कादिर था।
कच्ची उम्र की मोहब्बत के निशान इतने पक्के थे कि मिटाए ना मिटते थे। मजाक मजाक में बनाई गई पार्टनर अब हकीकी साथी बनने को तैयार थी। अभी ये टेंशन ही बहुत थी कि इशाल के हवाले से मजीद फिक्र लग गई थी। चौधरी अशमत के तेवर खासे बरहम थे। अपनी टेंशन भूलकर वो उसकी फिक्र में मुब्तला हो गया था। बालकनी के ग्रिल पे सब्ज़ उसे मुंह मोड़े रेशमी पर्दे को उड़ते देख रहा था। सेलफोन बजने लगा तो बेध्यानी में उसकी नज़र झूले की तरफ उठी। झूले पर रखा सेलफोन मुसलसल शोर कर रहा था। आगे बढ़कर उसने सेलफोन उठा लिया था। अजनबी कराची का नंबर देखकर पहला ख्याल नरमीन का ही आया था, लेकिन उसके शक में कॉल इग्नोर करने का ख्याल भी मुनासिब नहीं लगा। चौधरी वक्त या जहांगीर के घर से भी कॉल हो सकती थी, और तो और आजकल शाजिर शमून का पढ़ाव भी कराची में था और इसका ख्याल आना ही था कि उसने एक लम्हे की देरी किए बिना कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम, समहान अफंदी हेयर। हाय समान, तुम्हें क्या लगा था तुम नंबर नहीं दोगे तो मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा? शक की तस्दीक हो गई थी। अपने मखसूस अंदाज में कॉल रिसीव करते नरमीन की चहकती आवाज़ सुनाई दी तो जबड़े भिन से गए। ऐसी कौन सी खास बात करनी थी जो नंबर हासिल करने के लिए आपको इतनी मुशक्क़त उठाना पड़ी? न चाहते हुए भी लहजे की कड़वाहट पे काबू ना पा सका। ना ही ऐसी ख्वाहिश थी। अरे भाई, रिश्ता होने जा रहा है नरमीन जहांगीर का तुमसे, और तुम खास बात पूछ रहे हो। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि नरमीन जहांगीर ने ना सिर्फ तुम्हें पसंद किया बल्कि पापा से कहकर मिनटों में तुम्हें अपने नाम पे इंगेज करवा लिया। अब कोई दावेदार आए सामने? वो फखरिया लहजे में अपना कारनामा बयान कर रही थी और जिस्म का सारा खून उस घड़ी समहान अफंदी के चेहरे पे सिमट आया था। किस शान से वो ऐलान कर रही थी कि उसकी डिमांड पे कैसे मिनटों में समहान अफंदी का वजूद उसे पेश कर दिया गया था कि वो अपने नाम की मुहर लगाकर पक्का कर ले। तकरीबन रिंग का तबादला तो एक फॉर्मेलिटी थी जो मुनासिब वक्त तक हो जाती। असल तो ज़बान थी जो चौधरी अशमत दे चुके थे, जिसका ऐलान हवेली में कर चुके थे। इसके बाद हर शय की अहमियत सानवी थी। बेशक मनपसंद चीज़ की तरह अपने वालिद से कहकर आपने बाजी तो अपने नाम कर ली, लेकिन इस जीत में ऐसा कहीं दर्ज नहीं कि मैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से परफॉर्म करूँगा। आप आज़ाद फ़िज़ाओं की बासी हैं, लेकिन मैं जिस माहौल का परवरदा हूँ वहाँ कतई इस बात की गुंजाइश नहीं कि आपसे गुफ्तो शनीद का सिलसिला रखूँ। कॉल बंद कर रहा हूँ, और बंद करने से पहले एक बात गोश गुजार कर दूँ कि दोबारा कॉल करके आपने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो पहली फुर्सत में नंबर ब्लॉक कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी सुनाकर उसकी सुने बिना उसने ना सिर्फ कॉल काट दी बल्कि अगले ही लम्हे उसे ब्लॉक लिस्ट की ज़ीनत भी बना दी कि उसे खबर थी लफ्ज़ अमल के बाद ही समझ में आएंगे। सेलफोन का झूले पे उछालते चौधरी जहांगीर की दो नज़री उसे पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होने लगी थी। वो बड़ी बेताबी से डॉक्टर भक्त को लौट आने का इंतज़ार कर रही थी। एक उम्मीद थी कि शायद वो कोई खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन उनके अंदाज में मायूसी देखकर आस का दिया मध्यम पड़ने लगा था। बस एक आखिरी कोशिश करना थी। मुनज़्ज़ा को मज़ीद टेस्ट के लिए किसी न किसी तरह तैयार करना था। शायद कोई मौजज़ा हो जाता। अपने ध्यान में मगन वो घर के दरवाजे तक आई थी, लेकिन दरवाजे पर खड़े बंदे को बाइक से टेक लगाए देखकर चौंक सी गई। शक्ल कुछ देखी भाली लग रही थी। मुकाबिल भी सीधा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उसे अपनी तरफ मतवज्जे पाके दरवाजे पर दस्तक देते देखकर जान गया था कि उसी घर की मकीन है। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। दरवाजे पे मौजूद देखा भाला बंदा याद करने पे भी याद नहीं आ रहा था। अंदाज से जाहिर था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। उनके दरवाजे पे वो किसका मुंतज़िर था? ये अचंभे की बात थी। मैं यासिर हूँ, अम्मा आई हैं बरी की चीज़ें लेकर। आप गालबन मावरा हैं? ओह, यासिर ने तारुफ करवाकर बाहर आने की तर्जीह देते सवालिया नज़रें जमा दी तो उसके हवास भी जैसे जागने लगे। तस्वीर में देखे शख्स को रूबरू देखकर भी उसे यासिर का ख्याल नहीं आया था। आता भी कैसे? उनकी पहली मुलाकात थी। मुनज़्ज़ा उसे लेकर नहीं गई थी। यासिर ने भी उसके हाथों में किताब देखकर पहचाना था। शायद इल्म में था कि अनुषा की छोटी बहन पढ़ रही है। जी मैं मावरा। ठीक पहचाना आपने। माजरत मैं आपको नहीं पहचान सकी। कोई बात नहीं, हम पहले मिले ही कब थे? आंटी आई हुई हैं। जी, उनका ही मुंतज़िर हूँ, लेकिन लगता है वो अंदर जाके भूल गई हैं। प्लीज़ उन्हें याद दिला दें अंदर जाके कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी बेचारगी पे उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। आप भी अंदर चले जाते ना? शरारत से मुस्कुराए। दोनों बॉर्डर्स पे उसकी इजाज़त नहीं है। परमिट के बिना उसके अंदाज से वो भी शौक हुआ तो उसकी हंसी लतीफ़ भी बेदार हो गई। दरवाज़ा ही बजाकर पैगाम दे देते, शायद इसी बहाने अनुषा की झलक ही नज़र आ जाती। बाहर आना उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसे तो अंदर जाना था। दरवाजे पर दस्तक देते शरीर हुई। यासिर कुछ झीम सा क्या? जब मुस्तकिल देखने के दिन पक्के हो गए हैं तो तांका झांकी के लिए क्या जतन करना? एक ही बार जी भर के देख लेंगे। शर्मीला था, लेकिन जवाब पूरे आते थे। वेल सेड जनाब। मुस्कुराते हुए सराहे बिना न रह सके। अंदर आ जाओ। उसी असनाम में दरवाज़ा खुल गया था। अनुषा की हल्की सी झलक नजर आई और वो चलती बनी। रुको तो, वो आवाज़ देती रह गई, लेकिन यासिर सामने ही तो खड़ा था। एक सानिया को दोनों की नज़र मिली और अनुषा ये जा बोझा। गालबन मोहतरमा ने भी मुस्तकिल देखने वाला पहाड़ा पड़ रखा है।
मोहतरमा राज़ी हो जाती है तो मुलाकात की कोई सबील निकालती हूँ। रुख यासिर की तरफ हो गया। रहने दें, शायद वो कंफर्टेबल फील ना करे। जिसमें उनकी खुशी मैं उसी में मुतमईन हूँ। इसरार करके उन्हें मुश्किल में ना डालिएगा। एक नज़र के सरशारी लहजे में बोल रही थी। क्या कहने, अभी से मोहतरमा का इतना ख्याल। मैं कोशिश करती हूँ। वो छेड़े बिना न रह सकी और दरवाजे से अंदर चली गई। सुलझा हुआ सा यासिर बहुत भला लगा था। क्या था जो 2 घड़ी रुक जाती दरवाजे पे। वो सीधी किचन में चली आई थी जहाँ गुलाल चेहरा लिए अनुषा शरबत बना रही थी। तो क्या दरवाजे पे खड़ी बातें बिगाड़ रही थी। बातें सुनी मैंने। अनुषा ने अबरू चढ़ाए। ओहो, जेलसी। वो छेड़ने से बाज ना आई। मार खाओगी। अनुषा की शक्ल देखने से ताल्लुक़ रखती थी। चेहरा रंगों से नहा गया था। मैं जब तक आंटी को सलाम करके बातों में लगाती हूँ तब तक तुम जाके मिल ही लो, राह दिखाए। हाँ, मिलने चली जाऊँ और किसी ने गुजरते हुए दरवाजे पे देख लिया तो सबकी अलग। ना बाबा, माफ़ रखो मुझे, एक ही बार देख लूँगी। अनुषा ने हाथ खड़े कर दिए। हाय जालिम समाज का डर, वरना दिल है ना। ठंडी आ भर के शरीर हुई तो अनुषा चीनी घोलते शर्माकर मजीद सर झुका गई। जा रही हूँ आंटी यसरा को सलाम करने, बहुत गर्मी है। हो सके तो बाहर खड़े बंदे को भी एक गिलास शरबत दे देना। शायद शरबत की मिठास वो भी महसूस कर ले जिनका तसव्वुर करके जाने तुम कब से चीनी घोल रही हो। इससे पहले कि अनुषा तशद्दुद की राह अपनाती, उसने छपाक से निकलने में ही आफियत जानी। वाकई ये इतनी धूप में कब से बाहर खड़े हैं। प्यास महसूस हो रही होगी। मावरा भी इतनी बदतमीज़ है, खुद दे आती, लेकिन मेरे जहन में बात डाल गई। मावरा की वापसी का इंतज़ार करूँ? नहीं, जाने वो कब आए। आवाज़ दे के कहूँ कि बाहर इन्हें शरबत दे आए? नहीं, बदतमीज़ लड़की मजाक उड़ाती रहेगी। ट्रे में शरबत रखते इजाफी गिलास जाने किस जज्बे के तहत अलग करके खुद ही सवालों जवाब करती झुंझलाए गई। खुद तो जाके चैन से अंदर बैठ गई और मेरे जहन में बात डाल गई। अब कैसे बेहिस बन के बैठी रहूँ। गिलास पे नज़रें जमाए वो उस पर झुंझलाए गई। बड़ी ही सुस्त, तो अभी तक गई नहीं शरबत देने। जब गिलास अलग कर चुकी हो तो दे भी आओ। लाओ, अंदर वाली ट्रे मैं ले जाती हूँ। भलाई का तो ज़माना ही नहीं। जल्दी जाओ ताकि इसी हिसाब से अंदर अपनी टाइमिंग सेट करूँ। वो किचन के अंदर सर डालकर लंतरानी करने लगी। भलाई की बच्ची, ट्रे थमाते अनुषा धीमी आवाज़ से चिल्लाई। अब पक्का जा रही हूँ। ट्रे उठाकर वो हंसती हुई चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंदर दाखिल हुई तो यसरा खुशगवार मूड में मुनज़्ज़ा से बातें कर रही थी। पलंग पे कुछ डब्बे पड़े हुए थे। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, आ गई पढ़ के। यसरा ने कुछ इतनी बेसाख्तगी से कहा जैसे वो छोटी सी बच्ची और मदरसा से लौटी हो। जी आ गई, आप शरबत लें। वो मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को मुनज़्ज़ा ने ठहर के देखा था। बहुत कम ही उनकी बेटियों के चेहरे पे हंसी आती थी। खुद उन्होंने इतने सख्त खतूत पे दोनों की परवरिश की थी कि बिला वजह ऊंचे कहके लगाने और बाआवाज़ बुलंद गॉसिप करने की ना उनकी आदत थी, ना मुनज़्ज़ा ने कभी इजाज़त दी। बेख्तियारी में कभी ऊंची आवाज़ हो भी जाती तो मुनज़्ज़ा की तनबीही उन्हें समेटने पर मजबूर कर देती थी। आज भी अंदाज़ा था कि उनके मना करने के बावजूद वो डॉक्टर के पास गई होगी, शिकस्ता दिल लौटेगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर उन्हें सुकून महसूस हुआ था कि वो नहीं गई। अनुषा के लिए बरी लेकर आई थी। देखकर बताओ कैसी है। यसरा मोहब्बत से चीज़ों की तरफ इशारा करके, तो वो भी इश्तियाक से चीज़ों की तरफ मतवज्जे हुई। चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं आंटी, आपकी बहू इनमें बड़ी हसीन लगेगी। वो पसंदीदगी भरी नज़रों से सराह रही थी। माशाल्लाह, मेरी बहू तो है ही इतनी हसीन कि कुछ भी पहनले प्यारी ही लगेगी। बस अल्लाह बरतना नसीब करे। यसरा मोहब्बत से अनुषा का जिक्र कर गई तो मुनज़्ज़ा ने दिल ही दिल में आमीन कहा। बेटा, शरबत का एक गिलास यासिर को भी दे आओ, बाहर खड़ा है कब से। बुला लेती बच्चे को अंदर। उसे हिदायत करते मुनज़्ज़ा आखिर में यसरा से हम कलाम हुई। रहने दे मुनज़्ज़ा बहन, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा यासिर का आपके घर। बिला वजह आपके असूल क्यों तोड़ती फिरूँ। हाँ, बच्चा बाहर धूप में खड़ा है, बस उसकी फ़िक्र है। यसरा ने ख्याल करते जवाब दिया तो मुनज़्ज़ा मुस्कुरा दी। बड़े ही समझदार लोग मिले थे उन्हें। जी, शरबत मिल गई है। यासिर भाई को उम्मीद है अब अच्छा महसूस कर रहे होंगे। वो दरवाजे का मंजर तस्वुर करते ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। कहाँ होते हो, शक्ल ही देखने को नहीं मिल रही तुम्हारी। ईशान जहाँ बाहर से आकर बड़ा जुमान हुआ तो साहबा देखते ही गिला करने लगी। मैंने कहाँ जाना है मॉम, सेमेस्टर नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए पढ़ना तो है। MBA आसान कब है, और इस वक्त जब टॉप करना ख्वाहिश से ज़्यादा इज्जत का मामला बन जाए। वो रिलैक्स अंदाज में पैर फैला के बैठ गया। इज्जत का मामला, वो लड़की रास्ते से नहीं हटी। मुझे तो लगा था जहांगीर के नोटिस में बात आ गई, वो निपट लेंगे, शायद भूल गए होंगे। आज ही याद दिलाती हूँ उन्हें। तुम्हारी टेंशन तो दूर हो। साहिबा ने हैरानी के साथ लायामल भी प्लान कर लिया। डैड को याद दहानी की ज़रूरत नहीं है मॉम, वो मिल चुके हैं उससे, और वो अफलातून के ख़ानदान की डैड को भी चैलेंज कर चुकी है। उसने आराम से गोशगुजार किया। जहांगीर को चैलेंज, और उन्होंने बख्श दिया उस लड़की को। साहिबा की आंखें फट पड़ी। हद हो गई, किस 30 मार खान की बेटी है आखिर। साहिबा के अंदाज में रौनक का बसेरा था।
बेहद मामूली हैसियत की सफ़ेद पोश लड़की है, लेकिन आप टेंशन न लें। पहले टॉप करके मुझे उसका गरूर तोड़ने दें, बाद में डैड उससे खुद निपट लेंगे। आखिर उन्हें चैलेंज करने की गुस्ताखी किया उसने। समझिए इस शहर से तो दाना पानी बंद उसका। शाहजहां ने फिक्र दूर करने के लिए सारा माजरा कह सुनाया। होना भी चाहिए, मैं तो अब भी छूट देने को तैयार नहीं। सर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए इन कीचड़ में रहने वालों का। जेब में धेला नहीं और हमसे भिड़ने चली है। नफरत और नखवत से बोलती साहिबा के लिए पैसा और पावर ही सब कुछ था, जिसकी कसरत से माला माल थी। लेकिन वो भूल गई थी कि भिड़ने के लिए पैसा और पावर से ज़्यादा जिगर और हौसले की ज़रूरत होती, जिसकी कमी मावरा याहिया में ढूंढने से नहीं मिलती थी। इग्नोर करे उसे। वो बात बताइए जिसके लिए आप मुझे तलाश कर रही थी। साहिबा की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल की। उनके अंदाज से भाम गया था कि वो कोई बात शेयर करना चाह रही थी। अच्छा हुआ याद दिला दिया, वरना तो उस अनदेखी लड़की के गुस्से में भूल ही गई थी। तुम्हारे डैड और मैंने नरमीन का रिश्ता समहान से तय कर दिया है। नरमीन का रिश्ता समहान से? शाहजहां को जैसे शौक लगा। हाँ, तुम्हारे डैड तो बाबा जान से बात भी कर चुके हैं। जल्द ही इंगेजमेंट की तैयारी शुरू करेंगे। शाहजहां तक भी बात पहुंच गई और मैं ही बेखबर रहा। स्ट्रेंज, उसे हैरानी हुई। जहांगीर ने झटपट ही राजी किया है। बाबा जान को कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं दिया। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों? क्या समहान पसंद नहीं? मुतमईन करने के साथ सवाल करके। समहान भी कोई नापसंद करने वाला बंदा है। ही इज़ द बेस्ट। हैरत अंगेज खुशी हो रही है कि इतना आउटस्टैंडिंग बंदा कज़न के बाद बहनोई बनने वाला है। खुशी हो रही है, लेकिन ये नादिर इंतखाब है किसका, आप या डैड? वो खुले दिल से तारीफ करके सवाल कर गया। चलो शुक्र है तुम्हें भी पसंद है समहान। इंतखाब तो नरमीन का है, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया था उसकी तरफ। साहिबा साहब गोई से बोल गई तो वो लबों को ओ की शक्ल में सुकेड़ गया। हवेली में सब राजी है, मतलब असफन चाचा, फरियाल चाची और समहान। मालूमात दरकार थी। हवेली में चलती कब है किसी की। बाबा जान ने हामी भर ली, फैसला सुना दिया। हो गए सब राजी। उन सब की अपनी मर्जी कब होती है? साहिबा का गुरूर ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। हवेली वालों का जिक्र वो कीड़े मकोड़ों की तरह करती थी, जैसे उनकी ना कोई हैसियत थी उनकी नज़र में, ना अहमियत। कुछ समझ बूझ से फारिग ज़हनी गुलाम ही समझती थी उन्हें, और उनका समझना कुछ बेजा भी नहीं था। मनमानी की ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारी थी चौधरी जहांगीर की रफ़ाकत में। हवेली वाले तो आज तक इक़दारो असूल पे चलते थे। जब नरमीन लड़की होकर अपनी पसंद ज़ाहिर कर सकती है तो समहान तो फिर मर्द है, उसकी भी कोई पसंद हो सकती है। उसे अजीब लगा। हवेली वालों की कोई पसंद नहीं होती, होगी भी तो कौन सा पूरी हो जाएगी। कंप्रोमाइज़ की कड़वी गोली ही निकलना पड़ती आखिर में उन्हें। यानी समहान की कहीं दिलचस्पी थी। साहिबा के अंदाज से उसने यही अक्स किया कि कोई बात है। समहान की तो नहीं, अलबत्ता इशाल की दिलचस्पी थी समहान में। कमाल लापरवाही से बयान दे गई। व्हाट? आपके इल्म में थी ये बात, फिर भी आप नरमीन का रिश्ता कर रही हैं? उसे छंबा हुआ। इशाल की पसंद नापसंद से क्या होता है, असल तो समहान की राय है। अगर उसे इनकार होता तो अब तक बात आ जाती सामने, लेकिन वो बाबा जान के फैसले को मान चुका, तो किसी अरे गहरे की पसंद क्या मायने रखती है। हो सकता है समहान की मर्जी भी इशाल के लिए हो। आप बात की तहकीक करके देखिए, या फिर मैं कर लेता हूँ। उसे अच्छा न लगा। चलो बिलफर्ज ऐसा हुआ भी, यानी समहान भी इशाल में इंटरेस्टेड हुआ तो क्या करोगे? सौतेली के लिए अपनी सगी बहन का दिल तोड़ दोगे? साहिबा को इशाल की तरफ उसका झुकाव गिरा गुजरा। दिल क्या तोड़ूंगा, बल्कि दिल टूटने से बचाऊंगा। अगर समहान के दिल में इशाल या किसी और लड़की का ख्याल है तो वो नरमीन को कैसे खुश रख सकेगा? सगी बहन के हक में बेहतरीन फैसला होने के साथ दो दिलों को अलग होने से बचाने का सवाब अलग मिलेगा। वो तदब्बुर से कह गया। बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो आज, लेकिन बेकार है कि तुम्हारे डैड ने बाबा जान को सख्ती से हिदायत की है कि इशाल को हवेली से बाहर ले आए, वरना वो किसी दिन उसे शूट कर देंगे। रियली? डैड ने इतना हर्ष बिहेव किया? वो शॉक्ड हुआ। साहिबा ने शदोमत से सर इस बात में हिलाया। डैड इशाल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? डू यू नो मॉम? वो इस्तेजाब से सवाल कर गया। इसका सही जवाब तो मुझे भी मालूम नहीं। वो कंधे उचका गई। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना उनके बीच मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो उनकी नफरत की वजह ढूंढकर बेटी से मोहब्बत करने पे माइल करूं। मेरे लिए तो तसल्ली की बात है कि शौकन की बेटी से नफरत से पेश आते हैं। ये आज तुम्हें हो क्या गया जो ऐसी बातें कर रहे हो? उन्हें तशवीश लाहक हुई। कुछ बातें गलत है मॉम, अगर उनका इदराक भले देर से ही हो तो उन्हें सही करने में क्या हर्ज है। वरना डैड की औलाद तो इशाल भी है, लेकिन नरमीन और मेरे साथ डैड का अलग रूप है। जबकि इशाल के सर पे डैड को आज तक हाथ फेरते भी नहीं देखा मैंने। जबकि बेचारी की माँ भी बचपन में चली गई। उसे किसी हद तक एहसास था। साहिबा को खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। औलाद जब खामियां गनवाने खड़ी हो जाए तो दफ़ा क्यों करो? जान से मार दूंगी उस समहान को। आखिर खुद को समझता क्या है? नरमीन तलमलाई हुई दाखिल हुई थी। जिस तरह आते ही शोर डालने लगी। दोनों चौंक गए।
क्या हुआ, क्या कर दिया समहान ने जो मेरी बेटी का गुस्सा कम नहीं हो रहा? मुतअज्जिब हुई। पहले तो नंबर नहीं मिल रहा था उसका, हवेली कॉल की तो पहले इशार से बहस हुई, बाद में समहान से बात हुई तो लाइन में प्रॉब्लम, बाद में घंटों लाइन बिजी रही। आज डैड के सेल से उसका पर्सनल नंबर निकाल के कॉल किया तो साफ कहकर नंबर ब्लॉक कर गया कि हवेली में कॉल्स पे बातें करना अलाउ नहीं, और ये कि मैं आइंदा कॉल ना करूँ। इतना रूड बिहेव कर रहा था। तुम्हें हवेली का मिजाज पता है, फिर भी तुमने उसे कॉल की। वो तुम्हारे मिजाज का नहीं है। सारी तफसील सुनकर ईशान जहां ने गोश गुजार किया। भले वो जिस भी माहौल और मिजाज का, उसे मेरे मिजाज का तक आना होगा। हर धर्मी से गोया हुई तो ईशान जहां की नज़र बेसाख्ता सहबा पे उठ गई। उसकी नज़रों का मफहूम पाकर सहबा सर झटक कर नरमीन को तसल्ली देने लगी। समहान क्या, उसके तो अच्छे भी बात करेंगे मेरी बेटी से। आ जाए जहांगीर, करती हूँ बात उनसे कि समझाएं अपने भतीजे को। लेके मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया मॉम। उस नाजुक हसीना का दर्द कम नहीं हो रहा था, इंसल्ट अलग फील हो रही थी। सहबा साथ लगाकर थपकती जा रही थी, साथ ही समहान के कसबल निकाल देने के झूठे दावे भी कर रही थी, जैसे वो हवेली का नहीं उनके हुक्म का गुलाम हो। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।